नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी, पारिवारिक कहानी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। आज की कहानी है देवर और भाभी के रिश्ते। आइए उसी पे आधारित कहानी, पूरी कहानी आप लोग प्लीज़ सुनिएगा और नए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। पूनम की आंखें खुल ही नहीं रही थीं। रात भर सो नहीं पाई थी, पर ससुराल में पहला दिन था। सर पर पल्लू लिया और नजरें झुकाकर दरवाज़ा खोला। सामने सुरेश खड़ा था। भाभी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। मम्मी और दादी भी उठ गई हैं। अपने देवर का इस तरह से आकर जगाना पूनम को अजीब ही लगा। वैसे भी अभी उसे क्या काम था। वो रात को अलार्म लगा रही थी, पर मोहन ने मना कर दिया था। आप जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। अपने बड़े भाई रोहन को बिस्तर पर सोते देखकर बोला, अब इनसे तो वजन कम न होगा। और कुटिल मुस्कान लिए वो चला गया। पूनम ने समय देखा और जल्दी ही साड़ी पहनकर पल्लू लेकर वो नीचे आ गई। आंगन में रखी खटिया पर गद्दा बिछा था। सासू माँ ने वहीं उसे बैठा दिया। झपकती आंखों से नींद को भगा रही थी। बैठे बैठे नींद आ रही थी। यहाँ आकर बैठने से अच्छा था वो 2 घड़ी और सो लेती। दिन भर नींद तो आती नहीं। आते जाते रिश्तेदार मुआयना कर रहे थे। ताई जी बोल रही थी कि थोड़ी सी नाक मोटी है और बाल भी घने नहीं हैं। फिर भी रोहन की मन भाग गई तो क्या करें। फिर भी रोहन की मन भाग गई तो क्या करें। चाची जी बोल रही थी दान दहेज भी ज़्यादा न लाई। पता नहीं भाभी जी बहू क्या देख कर के ले आई हैं। इतनी ही देर में रोहन उठकर आ गया। रात की अधूरी नींद उसकी आंखों में झलक रही थी। भाभी और बहनों को आपस में हंसी ठिठोली करते देख रोहन वहाँ से चला गया। घर में दादा ससुर जी बीमार थे तो उनका हनीमून पर जाना कैंसिल हो गया। पूनम का बड़ा मन था कि वो रोहन के साथ में घूमने के लिए जाए, पर बड़ी बहू को ये तिलांजलि देनी ही पड़ती है। कुछ दिनों में पूनम ने रसोई संभाल ली। देवर सुरेश हर बात में टोका टोकी करता था। घर में ननद नहीं थी, इसलिए वो ननद की भूमिका बड़े दिल से निभा रहा था। पूनम के खाने में मीन मेख निकालता था। पूनम जरा सा आराम कर लेती तो दादी के कान भर देता। शादी के 6 महीने बाद दादा ससुर की मृत्यु हो गई। पूनम मन ही मन सोच रही थी कि काश वो हनीमून पर चले जाते। रोहन का जन्मदिन आ रहा था। पूनम रोहन को उपहार देना चाहती थी। उसने सुरेश को उसे बाजार ले जाने को कहा। सुरेश बाजार ले गया। वहाँ जैसे ही पूनम ने रोहन के लिए एक कुर्ता पजामा लिया तो सुरेश ने टोक दिया, भाभी आप अपनी ही मनमानी से शॉपिंग कर रहे हो। आपने मम्मी और पापा से पूछा रोहन भैया के लिए उपहार ले रही हैं, वो भी इतना महंगा। अब आपको हर काम मम्मी और पापा से पूछकर करनी चाहिए। पूनम स्तब्ध रह गई, क्योंकि सुरेश को तो पता था कि वो उपहार लेने ही आई हैं। घर जाकर बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। आंसू के कड़वे घूंट पीकर पूनम रसोई के काम में लग गई। रोहन को उसने रात को ही उपहार दे दिया। रोहन से सुरेश 4 साल छोटा था, पर बड़ा ही चालाक किस्म का था। भाभी की हर गतिविधि पर नज़र रखता था। पूनम के ताऊ जी उसी शहर में रहते थे। एक दिन उन्होंने पूनम और रोहन को दिन में खाने पर बुलाया। पूनम जब शाम को लौट कर आई तो सुरेश बोल पड़ा, क्या भाभी थोड़ा जल्दी आते, आपके रहते हुए मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है। पूनम ने कपड़े भी नहीं बदले और रसोई में लग गई। सासू माँ भी नाराज़ी लग रही थी। पता नहीं मायके गई हुई बहू से ससुराल वाले नाराज क्यों रहते हैं। बहू के जाते ही उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। एक दिन पूनम अपनी सहेली के घर गई थी। वहाँ उसने जीन्स पहनकर कुछ फ़ोटो खिंचवा ली। सुरेश ने भाभी से मोबाइल लेकर सारी फ़ोटो अपनी मम्मी को दिखा दी। पूनम को बहुत कुछ सुनना पड़ा। घर में तूफान आ गया। पूनम सुरेश की बातों, तानों और हरकतों से परेशान हो चुकी थी, पर क्या करती। रोहन बहुत ही सीधे थे और सुरेश अपने भाई को एक सेकंड में चुप करा देते थे। दादी कभी कभी सुरेश को डांट देती थी कि पूनम तेरी भाभी है, पर सासू माँ कुछ ना कहती। सुरेश वैसे भी उनका लाडला था। पूनम अब गर्भवती हो गई थी। ऐसे में भी
ऐसे में जी भी कच्चा रहता है और काम करने की भी इच्छा नहीं रहती है। पर सुरेश की यही कोशिश रहती थी कि भाभी ही काम करें। 9वें महीने में पूनम ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब वो अपनी बच्ची में व्यस्त रहने लगी, पर अपने देवर सुरेश में जरा भी सुधार न देखकर पूनम भी दुखी रहने लगी थी। अपनी माँ को ये बातें बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन पूनम की 6 महीने की बच्ची बाहर खेल रही थी और पूनम रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से वो रोने लगी तो पूनम उसे दूध पिलाने के लिए बाहर आई तो सुरेश ने झट से गुड़िया को गोदी में उठा लिया। भाभी, अब गुड़िया का बहाना नहीं चलेगा, आप खाना बनाइए। बच्चे तो रोते ही रहते हैं। आप तो गुड़िया को लेकर आराम फरमाएंगी और मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा। पूनम कुछ बोल ना पाई। उसकी बेटी रोती रही और सुरेश उसे बाहर ले गया। पूनम ने जल्दी से हाथ चलाए और रसोई का काम निपटाकर दूध के लिए तड़पती अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उसने रोहन से भी शिकायत की, पर रोहन सीधे थे और हर मामले में रोहन से तेज ही पड़ता था। दुकान का काम भी दिन भर रोहन ही संभालता था। सुरेश को तो घर के कामों में दखल देने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अब सुरेश के लिए भी लड़की देखी जाने लगी और रोली ब्याह कर घर आ गई। रोली जैसी सुंदर पत्नी पाकर सुरेश बहुत खुश था। पूरे ब्याह में गुड़िया किसी की गोदी में नहीं आई। पूनम ने ब्याह का काम भी निपटाया और बच्ची को भी संभाला। शादी के दूसरे दिन 7 बज गए, पर रोली कमरे से निकलकर बाहर ना आई तो पूनम ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया तो सुरेश बाहर निकला। भाभी, क्या तरीका है? रोली सो रही है, उसे शादी की थकान आ रही है, आप उसकी नींद खराब कर दोगे। पहले 2 कप चाय भिजवा दीजिए, फिर वो उठ जाएगी। वैसे भी क्या जल्दी है, कुछ काम तो है नहीं। रोली को थोड़ी देर और सोने दें। सुरेश की बात सुनकर पूनम अवाक रह गई। घर की बहू तो 5 बजे उठती है, पर रोली तो अभी तक सो ही रही है। सासू माँ भी बोली, नई नवेली है, सोने दे। पूनम चुप हो गई। रोली के मायके से तो बहुत दहेज आया है। सभी रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। साड़ियाँ भी सबकी अच्छी ही दी हैं। पूनम सबकी बातें खामोशी से सुन रही थी। दादी सास बिस्तर में थी, उनकी हालत बहुत ख़राब चल रही थी। रोली और सुरेश रुकना नहीं चाहते थे। मम्मी, सारी बुकिंग हो चुकी है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हम दोनों हनीमून पर हो आते हैं, कुछ होगा तो। आप सब बड़े तो घर में हैं। सुरेश एक कहकर निकल गया। 4 दिन बाद ही दादी जी की मृत्यु हो गई, पर वो दोनों अपना हनीमून मनाकर ही आए। आते ही किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। सुरेश ने अपने मोबाइल पर मम्मी को रोली की जीन्स में फ़ोटो दिखाई, जिसे देखकर सासू माँ बहुत खुश हुईं। उन्होंने बहू के जीन्स पहनने पर जरा भी तमाशा नहीं किया। रोली रसोई में काम कम ही करती थी। वो इससे बचने के तरीके ढूंढती। कभी अपने मायके के किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती, कभी बाहर सुरेश के साथ घूमने निकल जाती। पूनम ने सास से कहा तो वो भी रोली का पक्ष लेकर बोली, तू ना रसोई संभाल लेती है, उसके घूमने फिरने के दिन है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दे। एक दिन रोली बाजार से लौटी। उसने एक खूबसूरत महंगी ड्रेस दिखाई। कल इनका जन्मदिन है, इन्हें उपहार में दूंगी। रोली, तुमने मम्मी जी से आज्ञा ली कि इतनी महंगी ड्रेस ले रहे हो? तभी सासू माँ अंदर आ जाती हैं। रोली समझदार है, इसे शॉपिंग करने के लिए आज्ञा लेने की क्या ज़रूरत है। पूनम के पैरों से ज़मीन सरक गई। वो अपने देवर सुरेश और सासू माँ का पक्षपात रोज़ देख रही थी। अब पानी सर तक आ गया था। एक दिन शाम को सुरेश कहता है, भाभी, हम दोनों शाम को घूमने जा रहे हैं, मम्मी से पूछ लिया है, आप खाना बना कर रख लेना, हम भी आकर घर का खाना ही खाएंगे। पूनम का गुस्सा फूट पड़ता है। देवर जी, आपकी पत्नी भी इस घर की बहू है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैंने बहू बनकर हर जिम्मेदारी निभाई है, अब उसकी बारी है। आपकी पत्नी को सोने की, घूमने की, शॉपिंग करने की, कुछ भी पहनने की आज़ादी है। वो कुछ भी कर सकती है। जिन चीज़ों के लिए आप मुझे टोका करते थे, बड़ा ज्ञान देते थे कि बहू का ये फ़र्ज़ होता है, बहू का वो जिम्मेदारी होती है, तो वही ज्ञान अपनी पत्नी को क्यों नहीं देते? उसे भी बहू बनकर इस घर के प्रति अपने सभी फ़र्ज़ निभाने चाहिए। ये घर अकेले मेरी जिम्मेदारी को तो है नहीं। मेरी बिटिया रो रही है और उसे मेरी ज़रूरत है। मम्मी जी, आप और आपकी लाडली बहू ये रसोई संभालें, मैं अकेली ये रसोई नहीं संभालूंगी। 3 सालों से सब सह रही हूँ, लगता है
बहू हूँ तो ये सब सहना ही होगा, इसलिए कभी जुबान नहीं खोली। रोली भी इसी घर की बहू है, पर उसे सब तरह का आराम है, तो फिर अकेले मैं ही क्यों सहूँ? देवर जी भाभी को रोकना टोकना बहुत आसान है, सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती है। अब वो भी टोका टाकी अपनी पत्नी के साथ भी करो, उसे भी घर की बहू का फर्ज निभाने दो, को भी अपनी जिम्मेदारी निभा। एक बात और कहनी है, कल को आपके भी बच्चे होंगे, वो रोते रहेंगे और रोली को रसोई का काम निपटाना पड़ेगा, तब आपको दर्द आएगा मेरी बेटी, और मेरा दर्द तो कभी नहीं आया, लेकिन मैं माँ हूँ, आपकी पत्नी को इस दर्द से न गुजरना पड़े ये कोशिश करूँगी। पूनम ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कमरे में चली गई। अंदर जाकर रोहन से लिपटकर बहुत रोई। मन हल्का हो गया, आखिर तुमने आज हिम्मत करके बोल ही दिया। रोहन ने पूनम की सराहना की। अगले दिन पूनम 5 बजे की जगह 6 बजे उठी। रसोई में गई तो रोली भी वहाँ थी। आज रोली और उसने मिलकर रसोई संभाली। पूनम के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। दोस्तों, मैंने कई महिलाओं के मुँह से सुना है कि शादी के बाद देवर ने भाई बनकर नहीं, बल्कि हिटलर बनकर भाभियों को नियम कानून समझाते हैं, पर जब उन्हीं की शादी हुई तो वो अपनी पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बनकर रह गए। देवर भाभी के भाई समान होता है, देवर भाभी के भाई के समान होता है, अच्छा दोस्त होता है, पर कुछ देवर भाभी को इतनी तंग करते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देवर भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? आप लोग ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, पूरा देखिएगा। थैंक यू।